नमस्कार, मैं हूं प्रसून। आज बात मोदी के उस एजेंडे की जिसकी घोषणा 2047 तक मोदी के विजन के रूप में देखी जा रही है। 2024 के चुनाव में मोदी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनकी प्राथमिकताएं पहले से ही तय हो गई हैं। मोदी का भारत के लिए एजेंडा तय है। मोदी की दूरदृष्टि 2029 पर ही नहीं रुकती, बल्कि मोदी का विजन 2047 तक जाता है, जहां विकसित भारत के लिए तमाम एजेंडे तय करके रखे गए हैं, जिसकी नींव 2024 में ही पड़ने वाली है। ये बात खुद पीएम मोदी बता रहे हैं। इकोनॉमी में 10वें नंबर पे था। दूसरे टर्म में आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर मैं कह रहा हूं, मैं देश को यह भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा दोस्तों, और ये मोदी की गारंटी है। 10-12 साल पहले के मोबाइल फोन्स को याद करिए। तब आउटडेटेड फोन की स्क्रीन घड़ी घड़ी हैंग हो जाती थी। स्क्रीन को कितना भी स्वाइप कर ले, जितने भी बटन दबा ले, असर कुछ होता ही नहीं था। और ऐसी ही स्थिति उस समय सरकार की भी थी। उस समय तब की सरकार ही हैंग हो गए वाले मोड में थी, और हालत तो इतना बिगड़ चुका था, रीस्टार्ट करने से कोई फायदा नहीं था। बैटरी चार्ज करने से भी फायदा नहीं था, बैटरी बदलने से भी फायदा नहीं था। 2014 में लोगों ने ऐसे आउटडेटेड फोन को छोड़ दिया और अब हमें सेवा करने का अवसर दिया। इस बदलाव से क्या हुआ वो भी साफ दिखता है। उस समय हम मोबाइल फोन्स के इंपोर्टर थे, आज हम मोबाइल फोन के एक्सपोर्टर हैं। मोदी यहीं नहीं रुकते हैं, वो मूल मुद्दों पे भी चर्चा कहते हैं, और वो कहते हैं कि गरीबी भी हटाई जाएगी और संपूर्ण समाज का विकास होगा। साथियों, आपने मेरा काम देखा है। हर पल देश के नाम, और मैं आपको कहता हूं 24/7 फॉर 2047। 24/7 फॉर 2047। ये मोदी हर पल आपके नाम, हर पल देश के नाम। और इसलिए मोदी कहता है, आपका सपना मोदी का संकल्प है। साथियों, अब हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के मिशन में जुटे। गरीब का बेटा मोदी गरीब का सेवक है। मैं जब तक देश के हर भाई बहन की गरीबी दूर नहीं कर लूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राकेश पोद्दार, प्रवक्ता बीजेपी, डॉक्टर स्नेहा सिसवर्धन पांडे, प्रवक्ता कांग्रेस, और डॉक्टर मोहम्मद अमीन, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे जुड़े हुए हैं। पहला सवाल राजनीतिक विश्लेषक मोहम्मद अमीन जी से। मोदी जी के बारे में बताया जा रहा है कि उनकी 100 करोड़ लोगों तक सीधी पहुंच है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं?
देखिए, मोदी जी ने जो हमेशा काम किया है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से काम किया है। जैसे कि संगठन में थे, संगठन में उन्होंने काम किया बड़ी लगन और मेहनत के साथ में। उसके बाद वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने, तीनों ही बार उन्होंने बड़ी अच्छी जीत हासिल की, जिसका नतीजा ये था कि उनको हार का सामना नहीं देखना पड़ा और एक मुख्यमंत्री होते हुए सीधे वो प्रधानमंत्री के पद पर आए। तो जानते थे, जमीन जुड़ाव था, जमीन से जुड़े हुए थे। उन्होंने देखा कि कहाँ पर क्या कमियां हैं जो देश के अंदर जरूरी है और किसकी क्या ख्वाहिश है, चाहे वो किसान हो, जवान हो और युवा हो और जनता हो, देश की गरीब हो, अमीर हो, किसको क्या चाहिए। उन्होंने उसी तरीके से स्टार्टिंग किया और हर स्टेप पे उन्होंने देखा क्या कमियां, उन कमी को दूर करके उन्होंने जनता का साथ अपने साथ लिया। अब अभी आप देख लीजिए, चाहे वो कूड़ा उठाने की बात होती है, घरों से लोग कूड़ा उठाते हैं, उनको रेगुलराइज किया, पहले भी उठता था, लेकिन इन्होंने इसको सिस्टमाइज कर दिया। हर एक के घर से कूड़ा जाने लगा, सफाई होने लगी, शौचालय बनाए गए। एक बहुत जरूरत की चीज थी, चीज छोटी, जिसको लोगों ने निगलेक्ट किया, कि पता नहीं था, लेकिन बहुत जरूरी थी। इससे जो है माताओं बहनों का इन पर विश्वास बढ़ा। फिर आगे चल के इन्होंने इनको गैस रसोई की बात की, जो हर एक को फ्री, पहले याद होगा ब्लैक में मिला करती थी गैस के चूल्हे, आज सबको फ्री सब मिलते हैं। कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, कोई लाइन नहीं लगानी पड़ती, कहीं जाइए आपको गैस कनेक्शन मिल जाता है। तो सुविधाएं उपलब्ध कराई। इसी तरीके से युवाओं के लिए हर चीज देखी और हर एक चीज के रोजगार के भी अवसर देखे। स्टार्टअप मोहम्मद अमीन साहब, मैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे ये समझना चाह रहा हूँ, जो योजनाएं आप गिना रहे हैं, जिसमें 5 किलो मुफ्त राशन भी है, 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है, उज्ज्वला योजना के लाभार्थी करीब 10 करोड़ से अधिक हैं, पीएम आवास योजना का लाभ कम से कम 3 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों को मिला है, किसान सम्मान निधि के जो लाभार्थी उसमें 11 करोड़ हैं। इन सब के बावजूद क्या ये लाभार्थी वोटर में तब्दील हो रहे हैं या नहीं? हाँ, वही मैं कह रहा था कि मेरा ये कहना है कि ये चीजें हैं जो दी गई है या दी जानी है या लोगों को विश्वास है, उसके तहत क्या है, एक लीडरशिप पे विश्वास होता है कि हमारे लिए काम करेंगे। उसका नतीजा है कि जो वोट है वो उनके वोट कन्वर्ट हो रहे हैं और उनकी पार्टी को जा रहे हैं। क्योंकि इस पार्टी ने कभी ये नहीं देखा, सीधे बात की, प्राइम मिनिस्टर ने लाल किले से 125 करोड़ 126 करोड़ जो भी की, सीधे बात, ये सबके लिए, उसमें ना किसी जात को गिना, ना पात को गिना, सीधे हर एक को जो मिल रही सहूलत, तो वो सहूलत जो मिल रही है वो उनको पर्सनल नाम से देख के नहीं मिल रही है, बल्कि उनके अकाउंट में सीधा जा रहा है, उनके अकाउंट में सीधा जा रहा है। राकेश पोद्दार जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता मौजूद हैं। उसका फायदा इनको मिलने वाला। मोदी जी के एजेंडे की बात की जाए, जो कहा जा रहा है कि अगर मोदी जी की सरकार रहती है तो 2047 तक यही भारत का एजेंडा होगा। इतनी लंबी प्लानिंग बनाना क्या देश के लिए हितकर होगा? आपकी आवाज म्यूट है, राकेश पोद्दार जी, अनम्यूट कर लीजिए अपनी आवाज। हेलो, हाँ, आवाज आई अब आपकी। हेलो, आवाज आ रही है राकेश पोद्दार जी? 70 साल देश के मुद्दे को हम लोगों ने खत्म करने का काम किया, प्रण लिया, और उस मुद्दे को हम लोगों ने खत्म किया। तो पुराने मुद्दे को भी, चाहे राम मंदिर का मुद्दा था, तो हम लोग नारा लगाया करते थे, जहां हुआ बलिदान मुखर्जी हो, कश्मीर हमारा है, हमले, उस पे भी हम लोगों ने काम किया। दूसरी तरफ आपने, भाई साहब ने कहा, और मैं कह रहा हूं कि 2019 में मुझे मात्र 25 करोड़ वोट मिले थे, लेकिन हम लोगों ने 2024 आते आते 30 करोड़ को मैं अपनी योजनाओं के साथ उनको लाभार्थी बनाए, चाहे स्वच्छता भारत की तरफ से हो, चाहे घर बनाने की योजना हो, चाहे बहुत सारी योजना हो, चाहे विश्वकर्मा योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे 55 करोड़ लोगों का स्वास्थ्य की चिंता किया हो, चाहे 84 करोड़ लोगों का घर का राशन पहुंचाने का काम किया हो, चाहे 130 करोड़ लोगों को हम लोगों ने टीका लगाने का काम किया। यही राहुल गांधी जी टीका लगाने नहीं जाते थे, कोरोना को कहते थे कि नहीं ये मोदी जी का टीका है, लेकिन रात के अंधेरे में जाके अपना टीका लगवा आते हैं। तो 130 करोड़ लोग जो हैं उनको भी हम लोगों ने लाभ पहुंचाने का काम किया। तो हमारा एजेंडा है 30 करोड़ लोगों को हम लोगों ने लाभार्थी बनाया। 30 करोड़ वोट तो मुझे वो जनता देगी जिनके घर का काम किया, उनके स्वास्थ्य। मुझे लगता है कि ये आंकड़े जो हैं मुफ्त राशन वाली लाभार्थी 80 करोड़ हैं। क्या मैं गलत हूँ राकेश पोद्दार जी? नहीं, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं प्रसून जी।
तो 84 करोड़ लोगों को राशन देते हैं। मैं देखिए एक स्पष्ट आपके चैनल पर प्रसून जी बताना चाहता हूं, ये लोग कहते हैं कि लोगों को आप राशन क्यों देते हैं। राशन इसलिए देते हैं कि पिछले सरकार जो थी कांग्रेस की सरकार, 2 साल का स्टॉक अपने गोदाम में वेयर हाउस में रखा जाता था एफसीआई के द्वारा, और उसके बाद क्या होता है, नया फसल आता है तो पिछले फसल को गोदाम से निकाला जाता है। निकालने के बाद क्या करते थे लोग, जो औने पौने भाव में जो है बिजनेसमैन को दे दिया जाता, जैसे एमएसपी रेट 28 रुपए गेहूं का है, ये लोग मात्र 2 रुपए में दे के सरकार को घाटा दिखा दिया जाता था। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, वो जो राशन पहले वाला जो बचा हुआ गेहूं और चावल बचा रहता है 1 साल 2 साल का स्टॉक में से हम लोग स्टॉक निकाल के लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं कि ताकि उनका हक है, ताकि उनका हक है, उनके हक को आप दिला रहे हैं। लेकिन फिर बड़ा सवाल है, डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन पांडे जी, आपसे, कांग्रेस प्रवक्ता हैं आप। नहीं प्रसून जी, एक चीज और आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि देश का बहुत बड़ा मुद्दा में आपने भी एक बार उठाया था कर्नाटक की बात, जो बजट वाली बात थी, तो वो तो थी ही। एक और मुद्दा मैं प्रसून जी उठाना चाहता हूं कि कर्नाटक की सरकार एससी और एसटी का आरक्षण का दायरा कम कर एक वर्ग को देने की बात कर रही है। और आप देखते हैं कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत 2009 में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने भी इनकी मंशा थी, उन्होंने अपने स्पष्ट इसी सवाल पे मैं आ रहा था, इसी सवाल पे मैं राकेश पोद्दार जी आ रहा था। देश के संसाधनों तो बार बार कर्नाटक मॉडल की बात की जाती है। स्नेहाशीष वर्धन पांडे जी, कहा जा रहा है ओबीसी कोटे में जब पूरी मुस्लिम कौम को शामिल कर लेते हैं तो ओबीसी में और कोई जाति ही नहीं मिली, एमबीबीएस की सारी सीटें मुस्लिमों को मिल गई। अब मुस्लिमों में भी अगड़ा पिछड़ा होता है, जिसको आप दरकिनार करते हैं, कहा जाता है तुष्टीकरण की राजनीति के तहत। अब ये बताइए, अगर बीजेपी ये कहती है कि आप बाकी सबकी बात करते हैं, औरंगजेब के अत्याचार को नहीं भूल जाते हैं जिसने सैकड़ों मंदिर तोड़े, तो आप एक तरीके से ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि औरंगजेब के आड़ में वर्तमान में मोदी सरकार बच नहीं सकती है। औरंगजेब के आड़ में जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि मंदिरों को तोड़ा गया है, सबसे ज्यादा मंदिरों को तोड़ा गया है भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए के सरकार के शासन में ये 10 साल में। ये आप आंकड़े उठा के देख लीजिएगा। बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए कितने मंदिरों को तोड़ा गया, हजारों मंदिरों को तोड़ दिया गया बनारस में। बाकी और जगहों के आंकड़े आपको मैं बताने लगूंगा तो आप कहिएगा कि इस स्थिति में औरंगजेब ने भी इतने मंदिरों को नहीं तोड़ा था। लेकिन बावजूद इसके सनातन का चोला ओढ़ के राजनीति कर रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं। औरंगजेब विकास के लिए तोड़ रहे थे क्या मंदिर? स्नेहाशीष वर्धन पांडे जी, एक सेकंड प्रसून जी, विकास क्या होता है? विकास ये होता है क्या कि एक घर को बनाने नहीं, औरंगजेब के कृत्य को आप सही ठहरा रहे हैं क्या? बस इतना सवाल है मेरा। नहीं, कृत्य क्या, कृत्य तुलनात्मक हो रही है। जब तुलनात्मक बातें होंगी कि नरेंद्र मोदी जी और औरंगजेब के बारे में बातें होंगी तो निश्चित तौर पर ये बातें होंगी। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन अब खुले दिल से ये भी बात मान लीजिए, और भी बात होगा। स्नेहाशीष वर्धन पांडे जी, मेरा एक सवाल और सुन लीजिए, फिर 2 मिनट आप 2 मिनट तक लगातार बोलिए। मेरा एक सवाल और सुन लीजिए स्नेहाशीष पांडे जी, मेरा एक सवाल सुन लीजिए, फिर 2 मिनट तक आपको कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। आप इतने खुले दिल से बोल रहे हैं तो ये भी मान लीजिए कि देश में धर्म आधारित आरक्षण लाने की योजना बना रहे हैं, ऐसा प्रधानमंत्री का आरोप है। अगर इसी तरह की बातें स्वीकार कर लीजिए, क्या दिक्कत है फिर? दोनों की बातों में हम लोग नहीं आते हैं। वो बोल रहे हैं, हम सुन लिए, आप उस पर रिएक्ट कर दिए। तो रिएक्ट करने वाले लोगों को सबसे पहले सोचना होगा कि उन्होंने किस आधार पे बोला और उसका आधार भी है क्या। 4% आरक्षण मिल गया कर्नाटक में तो उस पर हाय तबाह मचा रहे हैं। आप भी बोल दिए अभी कि सारी की सारी सीटें मिल गई मेडिकल कॉलेज की मुसलमानों को। इस तरीके की बातें बोलने से कम बचना चाहिए। चुनाव का समय चल रहा है और संख्यक भी आप बोल रहे हैं मुसलमान। मैं तो समझ नहीं पा रहा, आप लोग तुष्टीकरण की नीति कर, सुन लीजिए स्नेहाशीष वर्धन पांडे जी, दिक्कत क्या हो रही है? आप मुसलमानों को अपनी राजनीति के चलते एक पार्टी बना दे रहे हैं, आप उनको निशाना बना दे रहे हैं, जबकि असल में उनका पूरा लाभ नहीं होता है। समय देंगे, बीच में आप बोल देते हैं। जी बोलिए, दीजिए, पूरी बात हो जाने दीजिए, सुनिए, उसके बाद बताइए, सवाल कीजिए, मैं भी बोलूंगा, सवाल का जवाब देना चाहूंगा। इसीलिए हम लोग आते हैं यहाँ पे। अब आप ही बोलिएगा, 2 मिनट का समय देके आप ही बीच में बोलने लगेगा तो नहीं चलता है। जब बात होगी तो हजारों महिलाओं के साथ वीडियो पे, अश्लील वीडियो वाले भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी रेवन्ना
प्रज्वल रेवन्ना पे भी बात होगी। महिलाओं के साथ अत्याचार और दुराचार करने वाले लोग सनातन धर्म की बात करते हैं तो मुझे शर्म आती है। वैसे लोगों के साथ ये समर्थन और उनके साथ मिलकर ये चुनाव लड़ते हैं, वैसे लोगों के साथ ही अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे। और अभी हालिया बयान है, कैसे भाग गए जर्मनी, पता कीजिए किसके सहयोग से भागा। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पे लोग सीधे से अभी इंदौर के प्रत्याशी को उठा ले रहे हैं ये लोग। अरे खुल के आए हैं कि इंदौर के प्रत्याशी की बात आप कर दिए, फिर आप कहेंगे कि एक एक बीच में आप ऐसी गलत जानकारियां या तथ्य दे रहे हैं। वो खुद अपनी उम्मीदवारी वापस लिए, मीडिया के सामने आके बोले हैं। गलत जानकारी दे रहे हैं, क्या गलत जानकारी दे रहे हैं? अक्षय बम ने क्यों पर्चा वापस लिया, नामांकन क्यों वापस लिया? इंदौर के प्रत्याशी के बारे में आप बात कर रहे हैं, इंदौर के प्रत्याशी के बारे में आप मेरी बात सुनिए ना आशीष, आप गलत तथ्य बताएंगे तो मुझे रोकना पड़ता है। आप गलत तथ्य बताएंगे तो मुझे रोकना पड़ेगा। आप में भी सब्र नहीं है, लगता है कि बीजेपी के खिलाफ सुनने में आपको भी सब्र नहीं है। अरे भाई आप गलत तथ्य बताएंगे और कहेंगे कि बीजेपी की बात कर रहा हूँ। आपको सूरत में अक्षय बम मीडिया के सामने आके बता रहे हैं कि मैंने उम्मीदवारी वापस ले लिया। अब इसमें बीजेपी या कहाँ अगवा कर लिया उनको? किस कारण लिया है? अरे किस कारण से क्या आप जानिएगा, आपके पार्टी के उम्मीदवार है, क्यों लिया है? लवली इस्तीफा दे दिया, बताइए क्यों दिया? लवली का बताइए क्यों दिया, कैसे दिया? हमारा मुद्दा अलग है। देश विकास के रास्ते पे जा रहा है या नहीं जा रहा है? इतनी लंबी योजनाएं बनाने पे क्या देश का विकास कहीं न कहीं बाधित होगा? मोहम्मद अमीन साहब आप बताइए। देखिए, इनको ये बता दीजिए सबसे पहले तो कांग्रेस वालों को कि कांग्रेस वालों ने सच्चर कमेटी रिपोर्ट इन्होंने ही बनाई थी और बनाने के बाद कई साल तक ये मंत्री और प्रधानमंत्री बने रहे, क्यों नहीं लागू की इन्होंने? आज मुसलमान कहाँ जाए? इसलिए मुसलमान देश की धारा में जुड़ना चाहता है और वो बीजेपी के साथ है, चाहे जितनी वर्गलाए लोग, लेकिन मुसलमान अब जो अपने को परिवर्तन चाहता है और उसके साथ कुछ भला हो रहा है। इसी तरह के लड़ाई दंगे नहीं हो रहे हैं, किसी तरह से कुछ परेशानियां नहीं हो रही हैं, इसलिए उसको हर चीज की सुविधाएं उपलब्ध है, एक नागरिक के नाते उसको मिल रहा है। और बिला ये तो वर्गलाना चाहिए और ये वो करना ठीक है। जो मोहम्मद अमीन साहब, प्रधानमंत्री ने कुछ बातें कही हैं जो आपसे सुनना समझना चाहते हैं कैसे वो बढ़ेंगे आगे। वन नेशन वन इलेक्शन पे उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता जताई है। उन्होंने लिखा है देश कैसे मजबूत होगा इस पर मैं काम कर रहा हूँ। कांग्रेस के उस दावे पे सवाल खड़ा किया है जिसमें कहा है जितनी आबादी उतना हक। पहले आप नसबंदी का प्रोग्राम चलाते हैं, आबादी रोकते हैं, फिर कहते हैं जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, यानी फिर से आप जनसंख्या विस्फोट की ओर जा रहे हैं। अमीन साहब जी देखिए, जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर कहना है कि एक नेशन एक राष्ट्र एक चुनाव बहुत जरूरी है देश का हित देखते हुए। इससे पहले भी हुआ 1951 से शुरू हुए जब इलेक्शन, तो हमारे 1967 तक यही होता रहा, एक देश एक नेशन एक चुनाव होता था असेंबली और पार्लियामेंट के। लेकिन दिन पर दिन जिस तरह से इन्होंने सरकारें गिराई, ये कांग्रेस का टाइम का बात है, गिराई सरकारें, गिराने के बाद वहाँ पर राष्ट्रपति शासन किया और करने के बाद इन्होंने वहाँ पर दोबारा चुनाव कराए, इसलिए वो सारा सिस्टम बिगड़ चुका है। अब मोदी जी को उसको लाइन पे लाने में समय लगेगा। ये नहीं कि मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ, मैं बात निष्पक्ष रूप से कर रहा हूँ कि इस तरीके से अभी इसीलिए कमेटी बनाई गई, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को दे दी। इसमें हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति थे और बड़े बड़े विज्ञान और समझदार लोगों ने किया उसमें काम, इसके संविधान के विशेषज्ञों ने और होम मिनिस्टर ने। इसलिए अभी अगर कराया जाएगा चुनाव तो इससे कोई नुकसान की बात तो है नहीं। जो सोचा जा रहा है देश के, वो हित में सोचा जा रहा है। इन लोगों ने कभी देश के हित में नहीं सोचा। डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन पांडे जी, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री ने एक बात और कही, अति राष्ट्रवाद का आरोप लगाने वाले देशभक्ति का मजाक उड़ाते हैं। ये आरोप, आप इस आरोप पे आप कितनी गंभीरता से दिखाते हैं? 60 दिन मांगने वाले, 100 दिन मांगने वाले, 5 साल मांगने वाले अब 2047 तक की मांग कर रहे हैं। 2022 भी मांगे थे, 2047 तक मांग करने लगे। तो आप खुद समझ में आना चाहिए कि राष्ट्रवाद को उन्होंने चुनावी मुद्दा बना रखा है और चुनावी सत्ता के लिए, बस सत्ता लाभ के लिए, सत्ता लोलुपता के लिए इस तरीके के जुमले उछाले जाते हैं। इन्हीं के नेता ने कह दिया था कि जुमला है। गारंटी मोदी जी की, गारंटी मोदी जी की व्यक्तिगत गारंटी होती है क्या? लोकतंत्र में पार्टी की गारंटी होती है, किसी नेता की गारंटी थोड़ी ना होती है। अगर देश की जनता, 80 करोड़ जनता मोदी जी पे भरोसा करती है और मोदी जी की गारंटी पे भरोसा कर रही है। राकेश पोद्दार जी,
केवल मोदी जी पे भरोसा करना और बीजेपी को दूसरे नंबर पे लाना, आप क्या ये समझते हैं सच्चे लोकतंत्र के लिए उचित है या इसमें कुछ फेरबदल होना चाहिए? राकेश पोद्दार जी, देखिए, लोकतंत्र की बात करने वाले, संविधान की बात करने वाले ये हमसे ना ही करे तो अच्छा है। लोकतंत्र इन्होंने कितना लूटा, आज भी दिल्ली के संविधान को बदलने वाले लोग लोकतंत्र को लूट रहे हैं। एक मुख्यमंत्री जेल के अंदर है और लोकतंत्र के लूट नहीं हो रही है। दिल्ली की जनता कहाँ पीसी जा रही है? ये कहते हैं लोकतंत्र लोकतंत्र। अरे भैया, लोकतंत्र आप लोगों ने लूट लिया। किस संविधान में लिखा है, किस कानून में लिखा है जेल से नहीं बैठ सत्ता चला सकते? सत्ता के 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री 400 पार का नारा दे रहे हैं कि संविधान बदलेंगे, संविधान की दुहाई दे रहे हैं। 25 पैसे का हेरा फेरी उनके नेता ने किया, किसी ने किया। ये लोग जो जमानत पे 7 बार की जमानत पे राहुल गांधी चल रहे हैं बाहर पटियाला कोर्ट से, सोनिया जी जमानत पर चल रही है, प्रियंका गांधी जमानत पर चल रही है। वो व्यक्ति हमें कहते हैं लोकतंत्र की। अरे भैया, लोकतंत्र को आप लोगों ने लूट लिया, देश को लूट लिया। 60 साल प्रसून जी ये लोग देश पे राजनीति किए। 60 साल में इन्होंने क्या किया? देश के अंदर तुष्टीकरण की, देश के अंदर जातिवाद की, ये देश के अंदर भ्रष्टाचार किया। आज लोकतंत्र की बात करते हैं, 74, 76, 84 की बातें याद इनको दिला दो। ये कहते हैं राहुल गांधी जी को डर लग गया वायनाड से। वायनाड में चुनाव खत्म हुआ, वहां की जनता को ठग लिया और ठग के कहा आज मैं अमेठी रायबरेली में चुनाव लड़ूंगा। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी डर गए कि वायनाड से भी मैं चुनाव हार रहा हूं, क्योंकि वहां पे एन राजा जो कम्युनिस्ट पार्टी डी राजा की पत्नी है वो चुनाव जीत रही है। तो ये लोग अपने कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी ढकेल सकते हैं। और हम लोगों ने कहा कि हम लोगों ने लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने का काम किया। हम लोग ने तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए चुनाव में है, देश को महान बनाने के लिए चुनाव में, देश को विकसित करने के लिए चुनाव में। हम लोगों का एजेंडा राष्ट्र है। अच्छा प्रसून जी, हमारे पास आज कितने कार्यकर्ता है? 16 करोड़ कार्यकर्ता है। बताइए, 16 करोड़ कार्यकर्ता क्या राज्यसभा या लोकसभा या सिर्फ राष्ट्र बनाने के लिए लगे हुए हैं। 16 करोड़ कार्यकर्ता सिर्फ राष्ट्र बनाने के लिए लगे हुए हैं कि राष्ट्र हमारा कैसे विकसित हो। सोने की चिड़िया थी, फिर सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर लाके देश के प्रधानमंत्री देंगे। देश का स्वर्णिम काल लाने की कवायद हो रही है, ऐसा बीजेपी का दावा। प्रधानमंत्री के इस गारंटी पे जनता भी अभी तक भरोसा जता रही है। समय की कमी के कारण इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी मेहमानों का डिबेट में हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें दीजिए इजाजत, बने रहिए एपीएन न्यूज के साथ।